हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स कर्व्स हाइपोथेसिस। रिसोर्स कर्व्स हाइपोथेसिस जो है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफिक वाले मॉडल्स एंड थ्योरीज का सेक्शन है जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो रिसोर्स कर्व्स हाइपोथेसिस है इसको हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी और पॉवर्टी पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो हमें बेसिकली बताते हैं कि जिन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ऑयल गैस एंड मिनरल, वहाँ पे हमें स्लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है और वीकर यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है अगर हम इसको कंपेयर करें जो अदर कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो जो टर्म रिसोर्स कर्व्स है इसको फर्स्ट काउंट किया था रिचर्ड ऑटी ने 1993 में। ये एम्फेरिकल एविडेंस इस थ्योरी को देते हैं, सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी के हाइपोथेसिस को और अपना व्यू देते हैं, जिसको इकोनॉमिस्ट जेफरे स्ट्रैश एंड एंड्रो वार्नर ने 1995 में बताया, जिन्होंने यहाँ पे एक नेगेटिव कोरिलेशन बताया रिसोर्स एविडेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। अब क्या-क्या मेजर चैलेंजेस होते हैं रिसोर्स रिच कंट्रीज के लिए। जो रिसोर्स रिच कंट्रीज होती हैं वो रिसोर्स कर्व से सफ़र करती हैं, जो कि फेस करती है स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, पुअर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वीक गवर्नेंस, हाई लेवल यहाँ पे इन कंट्रीज में हमें करप्शंस देखने को मिलते हैं। तो एडिशनली अगर हम बात करें तो जो रिसोर्स वेल्थ है उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है जो रिसोर्स रिच कंट्रीज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है उसका एक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जो रिसोर्स रिच कंट्रीज होती हैं वो अपने अदर सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाती इकोनॉमी के, जैसे आपके इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है, जो कि सफ़र करता है वीक लॉ एंड इंस्टीट्यूशन से, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं। अब अगर हम केस स्टडी करें तो एक केस स्टडी थी डर्च डिसीज, जो कि रिसोर्स कर्व की प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। तो जो टर्म डच डिसीज था इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन में 1977 में, जो कि डिस्क्राइब करता था जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी नीदरलैंड की जब वहां पे नेचुरल गैस को डिस्कवर्ड किया गया। तो ये जो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट था इसको फर्दर एलोबरेट किया गया इकोनॉमिस्ट पीटर नोरे एंड मैक्स कॉर्डन द्वारा 1982 में अपने एक रिसर्च पेपर में, जिसका टाइटल था बूमिंग सेक्टर एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पब्लिकेशन थी इसको पब्लिश किया गया जहाँ पे इस क्राइसिस की प्रॉब्लम को एनालाइज किया गया जो नीदरलैंड में अकर हुई थी, जब वहाँ पे वास्ट नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मिले थे नॉर्थ सी के पास 1959 में। तो जो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यू फाउंड वेल्थ थी एंड मैसिव जो एक्सपोर्ट हुआ था यहाँ पे ऑयल का, उसकी वजह से जो डच गिडलर्स की जो वैल्यूज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो डच के जो एक्सपोर्ट थे इसकी वजह से जो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स थे वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहे वर्ल्ड मार्केट में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 1.1 से लेके 5.1% तक बढ़ गई एंड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट था कंट्री का वहां पे हमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला। अब अगर हम बात करें तो डच जो डिसीजेस थी वो तभी आती है जब कंट्रीज बहुत ज्यादा फॉरेन मनी अर्न कर लेती हैं, जब वो अपने नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल एंड मिनरल्स को बेचती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे बिग इनफ्लो देखने को मिलता है मनी का, जिसकी वजह से कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो उनके उसके पास ज़्यादा यूएस डॉलर, यूरो और ये से अदर जो फॉरेन करेंसीज की मनी आती है, जिसकी वजह से वो एक हेल्प करती है कंट्री की जो इंटरनल इकोनॉमी है, जो लोकल करेंसी है उसको बूस्ट करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में। बट व्हेन जब जो करेंसी होती है जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर होती जाती है वैसे वैसे जो अदर एक्सपोर्ट हैं जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग और ये जो फार्मिंग सेक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है,
जो अदर कंट्रीज के जो बायर्स हैं उनके लिए, कि वो उसको नहीं खरीदते अब, जिसका रिजल्ट क्या होता है, नहीं खरीदेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, जो अदर एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड मार्केट में इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग और जो अदर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया रिसोर्स रिच कंट्री का, जैसे कि जो नाइजीरिया है वो एक वेल नोन एग्जांपल है रिसोर्स रिच कंट्रीज का, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो ऑयल की वेल्थ थी उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिला करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सिमिलरली वेनेजुएला की भी बात की गई है, जो कि अनदर कंट्रीज थी जहाँ पे हमें ह्यूज ऑयल रिजर्व्स देखने को मिले, वहां पे भी हमें इतना ज्यादा लंबे समय तक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिला। बट अदर हैंड अगर हम बात करें उन कंट्रीज की, जैसे कि नॉर्वे एंड बोट्सवाना, जिन्होंने सक्सेसफुली ये जो रिसोर्स कर्ज की जो प्रॉब्लम थी इससे वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उन्होंने अपने गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किए, ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी, एंड अपनी रिसोर्स मनी को एक सही जगह पे लगाया, नेशन की सेविंग्स पे लगाया, पब्लिक सर्विसेज के लिए लगाया। तो सही जगह पे अगर हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करें तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि कंट्रीज जो है वो इस प्रॉब्लम से तभी बच सकती हैं जब उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड हॉनेस्ट हो, वो अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से चलाना जानती हो, वो अपनी मनी को फ्यूचर के टाइम के लिए सेव कर सके, वो अपनी मनी को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सके, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो कंट्रीज को ग्रो होने में हेल्प करेंगे तभी जब हम उसको मैनेज करना अच्छी तरीके से जानते हो। तो गुड पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो एक की है रिसोर्स वेल्थ को एक सक्सेस में टर्न करने के लिए। तो अब इस जो हाइपोथेसिस है इसका क्रिटिसिज्म क्या है, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा कि सारी जो रिसोर्सेस कंट्रीज हैं वो पुअर नहीं होती। सम कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे एंड बोट्सवाना जो है वो जानती हैं कि कैसे अपने रिसोर्स को अच्छी तरीके से हमें मैनेज करना है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बैड गवर्नमेंट एंड वीक लॉस की वजह से भी क्या होता है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रिसोर्स वेल्थ जो है वो हमें हेल्प तो करती है, रिसोर्स वेल्थ हमें एक तरीके से हेल्प कर सकती है अगर हम इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हो, गुड पॉलिसीज के थ्रू रिसोर्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर हम यूज करें। बट यहाँ पे अदर प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया गया, जैसे कि कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स। तो रिसोर्स होना का मतलब ये नहीं है कि इससे स्लो ग्रोथ हो जाएगी। अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कंट्रीज जिनके पास फ्यू रिसोर्सेज हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। कंट्रीज जिसके पास फ्यू, अब रिसोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो रिसोर्स का थ्योरी उसके अकॉर्डिंग, तो जिन कंट्रीज के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं उनकी डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी होती है। बट यहाँ पे तो हमें नेपाल एंड जो बांग्लादेश जो दो कंट्रीज हैं उस केस में तो हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तो अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे कहे गए हैं कि वो मैटर करते हैं, अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। आप सिर्फ रिसोर्स की वेल्थ को लेके ही नहीं फोकस कर सकते कि इसी की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। अब अदर फैक्टर्स को इस थ्योरी में इग्नोर किया गया, जो कि वही एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना। ये फोकस करता है सिर्फ ऑयल एंड मिनरल्स पे, बल्कि अदर रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, अदर टाइप की नेचुरल वेल्थ पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। इस थ्योरी ने इस चीजों को कंसिडर नहीं, ये सॉरी हाइपोथेसिस ने इस चीजों को कंसिडर नहीं किया। तो ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।